जय तो संस्कृतम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल पर। मैं कमलेश तकाया। आज फिर हम संस्कृत विषय के बारे में देखेंगे। पिछली बार हमने देखा कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने दो भागों में इनको विभाजित किया। उसके माध्यम से हमने स्वरों का ज्ञान लिया। स्वरों के अंतर्गत हमने देखा ऋतु स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और प्लुत स्वर कौन से होते हैं। आज हम उनके आगे किस स्वरों को और हम किन भागों में बांट सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्वरों को हमने मात्रा के आधार पर बांटा था। स्वर को हमने मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा था। पहला हमारा हुआ था ऋस्व स्वर, द्वितीय हमारा था दीर्घ स्वर और तृतीय हमारा था प्लुत स्वर। हमने इन तीनों को पढ़ लिया, वो भी किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। कैसे, हमने देखा था ऋस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं जिनमें 1 सेकंड का समय लगता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं जिनमें 2 सेकंड का समय लगता है, तथा प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं अर्थात जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है। ऋस्व स्वर हमारे मूल स्वर के अनुसार 5 स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे होते हैं तथा प्लुत स्वर हमने देखे थे 9 होते हैं। आज हम इनके आगे के अर्थात इनको हमने किस प्रकार स्थान, उच्चारण स्थान के हिसाब से बांटा है उनको देखेंगे। देखते हैं ऋस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों के आधार पर हमारे उच्चारण स्थान के माध्यम से, अगर कहें तो स्थान के माध्यम से हम इन्हें 3 प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे अगर लिखें कि ऋस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत, इन स्वरों के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा होता है उदात्त स्वर, उदात्त के अनुसार। द्वितीय हमारा होता है अनुदात्त के अनुसार तथा तृतीय हमारा होता है स्वरित, स्वरित के अनुसार। अब हम तीनों को अलग अलग भागों में बांट के तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा होता है उदात्त। उदात्त का सूत्र होता है उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे उच्चारण स्थान, जैसे कि हम कहें मुखस्थ, तालु आदि, जहाँ से हम ऐसे वर्णों का उच्चारण करता है जो हमारे मुखस्थ, तालु आदि स्थान से ऊपरी भाग से निकलते, ऊपरी भाग से निष्पन्न होते। अर्थात हम उच्चई से तात्पर्य लेंगे ऊपरी भाग से उच्चरित होते हैं, ऊपरी भाग से उच्चरित होना। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि ऊपरी भाग से उच्चरित होना। जैसे हम बोले अ, ई, उ, इन स्वरों को हम मुख के मुखस्थ, तालु इत्यादि उच्चारित स्थान से हम इनको ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, ऊपरी भाग से बोलते हैं, उन्हें ही हम उदात्त कहते हैं। उदात्त का सूत्र होता है उच्चैरुदात्तः, उच्चै मतलब ऊपरी भाग से। द्वितीय हमारा होता है अनुदात्त। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि उदात्त जो होते हैं इनके कोई भी चिन्ह नहीं होते हैं, कोई चिन्ह नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चिन्ह नहीं होते हैं। तथा अनुदात्त, अनुदात्त का सूत्र होता है निश्चय रनुदात्तः, निश्चय रनुदात्तः। जैसे अब बोला जाए तो निश्चय मतलब नीचे भाग से, जैसे हमने बोला कि ऊपर कहा था हमने ऐसे उच्चारित वर्ण जो मुखस्थ, तालु आदि उच्चारण स्थानों से ऊपरी भाग से निकलते हैं वो हमारे उदात्त कहलाते हैं। इसी प्रकार अनुदात्त जो हमारे मुखस्थ, तालु आदि के उच्चारण स्थान से नीचे के भाग से उच्चारित होते हैं, निश्चय भाग से निष्पन्न होते हैं, उनको हम अनुदात्त स्वर कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमें
नीचे भाग से उच्चारित होने वाले, नीचे भाग से उच्चारित, शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं नीचे भाग से उच्चारित स्वर। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार बोले जाते हैं। पहला अ, ई, उ और आदि। अब इनके एक चिन्ह होते हैं, जैसे हमने इनमें बोला कोई चिन्ह नहीं होते, उदात्त के कोई चिन्ह नहीं होते, उसी प्रकार अनुदात्त के चिन्ह होते हैं। अनुदात्त के नीचे एक आड़ी रेखा लगी होती है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे नीचे आड़ी रेखा। और इसको याद करने का एक और तरीका है कि नीचे आड़ी रेखा होती है इसके अंतर्गत तथा नीचे भाग से बोले जाते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है स्वरित। स्वरित का सूत्र होता है समाहार, अर्थात इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, परंतु एक नीचे की तरफ आड़ी रेखा की बजाय ऊपर की तरफ एक रेखा होती है। जैसे हम समाहार मतलब इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसके स्वर बोले अ, ई, उ, सभी स्वर आ जाएंगे और इनमें ऊपर एक आड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है। आड़ी रेखा तो हमारे अनुदात्त में होती है, तो खड़ी रेखा किसमें होती है, हमारे स्वरित में। इसलिए हमने तीनों को देखा। आज हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनको किनके माध्यम से देखा, उच्चारण स्थान के माध्यम से। अब तीसरा प्रकार, हमने स्वरों को एक मात्रा के माध्यम से देखा, द्वितीय हमने उच्चारण स्थान के माध्यम से देखा, तीसरा हमारा होगा नासिका उच्चारण स्थान, नासिका के स्थान से। इसको हम नासिका के माध्यम से बांटते हैं और नासिका उच्चारण स्थान के माध्यम से हम इनको दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे, पहला हमारा होता है अनुनासिक और द्वितीय हमारा होता है निरनुनासिक। अनुनासिक। अब हम इसको दो भागों में बांटते हैं, अनुनासिक, निरअनुनासिक। अगर कहा जाए अनुनासिक संज्ञा सूत्र कौन सा होता है, अनुनासिक संज्ञा सूत्र होता है मुख नासिक वचनों अनुनासिक। अगर हम कहें तो ये अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा सूत्र अनुनासिक संज्ञा सूत्र। अगर कहें कि अनुनासिक संज्ञा सूत्र कौन सा आता है, मुख नासिक वचनों अनुनासिक। मुख नासिक अर्थात ऐसे वचन जो मुख और नासिका के सहयोग से, नासिका के योग से बोले जाते हैं, उनको हम अनुनासिक कहते हैं। अब प्रथम हम इनमें देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह होता है, अनुनासिक चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। ये तो आपने सबने देखा ही होगा, इस प्रकार ऊपर लगा होता है। अगर हम कहें तो अनुनासिक वर्ण 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, य, म, ड, ण, न, ये 5 हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। अगर हम कहें इसका चिन्ह कौन सा होता है, ये रखा इसका चिन्ह। और अगर हम कहें अनुनासिक के उच्चारण स्थान कौन से होते हैं, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये हमने अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र देखा, मुख नासिका वचनों अनुनासिक अर्थात मुख और नासिका से बोले जाते हैं। इसलिए हम कहें तो मुख धन नासिका अर्थात मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। द्वितीय हमारा है निरनुनासिक। निरनुनासिक वह होते हैं जो
अनुनासिक, निर अनुनासिक। ये हमारे वर्ण ऐसे होते हैं जो केवल मुख की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण मुख होता है, ये केवल मुख की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हम इन सबको, जितने भी हमने ऋस्व को मात्रा के हिसाब से पढ़ा, सारे स्वरों को हमने मात्रा के हिसाब से, स्थान के हिसाब से और नासिका मुख के हिसाब से, उच्चारण स्थान के हिसाब से, नासिका के हिसाब से पढ़ा। अब हम इनको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अनुनासिक हमारा एक तो अनुनासिक था, एक अनुनासिक था। दूसरा, हम इनको एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा था ऋस्व, द्वितीय हमारा था दीर्घ, तृतीय हमारा प्लुत। हमने इन तीनों को मात्रा के हिसाब से पढ़ा था। अब इन तीन के मात्रा के हिसाब के बाद हमने स्थान के हिसाब से पढ़ा, उच्चारण स्थान के हिसाब से। उच्चारण हिसाब के हिसाब से हमने इनको दो भागों में बांटा। कौन कौन से? उदात्त, द्वितीय हमारा है अनुदात्त। इसी प्रकार हमने दीर्घ को भी दो भागों में बांटा, उदात्त, अनुदात्त। इसी प्रकार हमने प्लुत स्वर को भी दो भागों में बांटा, उदात्त, द्वितीय हमारा है अनुदात्त। ये हमने बांटे थे मात्रा के हिसाब से, द्वितीय हमारे स्थान के हिसाब से। अब तृतीय हमने नासिका के अनुसार। तो उदात्त के हमारे दो थे, एक अनुनासिक, द्वितीय हमारा निर अनुनासिक। तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। अनुनासिक, द्वितीय हमारा था निर अनुनासिक। ये हमारा प्रथम, ये हमारा द्वितीय। इसी प्रकार अगर हम इस अनुदात्त का करते हैं, दो हिसाब से ये बढ़ जाएंगे, अनुनासिक, निर अनुनासिक। इसी प्रकार हम इस उदात्त को बांटते हैं, अनुनासिक, निर अनुनासिक। इसी प्रकार हम इनको भी बांट देंगे। इसी प्रकार हम इसको बांटते हैं, अनुनासिक, निर अनुनासिक। अनुनासिक, निर अनुनासिक। इसी प्रकार इसको बांटेंगे, अनुनासिक, निर अनुनासिक। अगर हम देखें तो ऋस्व के कितने भेद होते हैं, दीर्घ के कितने भेद होते हैं, प्लुत के कितने भेद होते हैं। अगर कहा जाए कि अनुदात्त, अनुदात्त, उदात्त के कितने होते हैं, इस अनुदात्त, अनुदात्त के कितने होते हैं, तो हम एक चार्ट के माध्यम से देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार हमने सभी प्रकारों को गिन लिया। अगर बोला जाए कि कुल ऋस्व कितने होते हैं, कुल दीर्घ कितने होते हैं, कुल प्लुत, अगर तीनों को सम्मिलित जो ऋस्व, दीर्घ और प्लुत कुल कितने होते हैं, तो ये होते हैं 18 अर्थात अष्टादश। अब आप पूछेंगे कैसे, तो अगर हम इन सबको एक साथ गिने, 1 2 3 4। इसी प्रकार अनुदात्त का गिना हमने, अनुदात्त का भी गिने थे 5 6, उदात्त का गिने 7 8, ये खुद भी गिने जाएंगे। तो हमारे टोटल जो नीचे वाले थे ये पूरे 12 थे, 13 14 15 16 17 18। अगर हमारा बोला जाए ऋस्व, दीर्घ और प्लुत ये कुल कितने होते हैं, तो एक अष्टादश है अर्थात 18 होते हैं। हमने आज चार्ट के माध्यम से भी इसको देखा तथा एकल एकल भी हमने इनको
विस्तारित रूप से देखा। ये पूरे हमारे स्वर, अगर कहा जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर होते हैं 22। हमने उन 22 को जब हमने मात्रा के हिसाब से ऋस्व दीर्घ प्लुत देखा तब भी देखा, और अभी भी पाणिनि शिक्षा को 22 स्वर होते हैं, 22 स्वर होते हैं। द्वितीय बात इम्पोर्टेंट है कि इसके अंतर्गत ये प्रश्न आता है कि अस्वर के कितने भेद होते हैं, अस्वर के कितने भेद होते हैं। फिर पूछा जाए ई के कितने होते हैं, ऊ के कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे अस्वर के 6 भेद होते हैं। अब ये 6 किस प्रकार होते हैं, अगर गिना जाए कि ऋस्व के अनुदात और उदात इन 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक में रेखा आएगी, एक में चिन्ह नहीं है और एक में चिन्ह होगा, आड़ी रेखा होगी। इसी प्रकार इसके अंतर्गत भी अ लिया जाए दीर्घ का आ स्वर, तो इसके अंतर्गत अ, फिर दीर्घ का अनुदात, फिर इसी प्रकार प्लुत में लिया जाए आ स्वर को, इसी प्रकार प्लुत में उदात अनुदात में लिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 आ ही स्वर के 6 भेद होते हैं। इसी प्रकार ई स्वर के हमारे होते हैं 6 भेद, इसी प्रकार ऊ स्वर के 6 भेद। री के कितने होते हैं, री के होते हैं हमारे 6। इसी प्रकार सभी स्वरों में कुल 6 करके इस प्रकार हमारे सभी के इतने वर्ण होते हैं। जैसे आगे हम बोले कि केवल सभी का मिश्रण ऋस्व दीर्घ और प्लुत सबका मिश्रण करके कुल आ के कितने भेद होते हैं। अगर इस प्रकार बोला जाए तो कुल आ के भेद होंगे 18, क्योंकि इसके हिसाब से पूरा चार्ट हमने 18 गिना था, ऋस्व के 18 होंगे। इसी प्रकार दीर्घ के, जैसे दीर्घ के अंतर्गत ली स्वर नहीं आता है तो हम ली स्वर को भी काउंट करेंगे। इसी प्रकार प्लुत के अंदर सभी स्वर आते हैं अ, इसके पश्चात ई भी हमारे कितने होंगे 18, ऊ 18 प्रकार, री हमारे होते हैं 12 प्रकार, री के भी 12 प्रकार, क्योंकि हमने देखा था एक के अंदर दीर्घ का भाव है, एक के अंदर प्लुत का भाव होगा, और ऋस्व के अंतर्गत ये 5 मूल स्वर आते हैं अ, ई, ऊ, री, इसी प्रकार ए, ऐ, ओ, औ। इसी प्रकार हमने ये सारे इनके वर्णों का ज्ञान ले लिया। आज हमने पूरा स्वर देखा कि स्वर को हम मात्रा के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, नासिका के हिसाब से किस प्रकार बांट सकते हैं तथा पाणिनि शिक्षा में कुल कितने स्वर होते हैं। अगला वीडियो हमारा होगा व्याकरण से संबंधित, और व्याकरण के अंतर भी हमने स्वर सीखा। अगली बार हम सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों के द्वारा कैसे उन्हें बांटा गया, कैसे व्यंजन के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं, इसके बारे में हम ज्ञान लेंगे। और स्वर से पहले हमने संस्कृत का ज्ञान लिया, संस्कृत का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है। आप प्लीज़ कृपया करके आप पहली वाली वीडियो भी देखें, और कोई भी आपको कोई डाउट होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तथा आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।